तो गाइस आज हम पार्ट वन लाख की चूड़ियाँ को जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। सो गाइस लेट्स बिगिन। तो देखो आप बोलोगे भाई तुम पार्ट 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, पार्ट 3 से होना चाहिए। तो भाई इसमें पार्ट 3 भी है, 1 से 3 तक है, 103 नहीं 1 से 3 तक है, और यहाँ पे पुराने का रिविजन हो जाएगा। तो बस लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं लाख की चूड़ियाँ का सारांश, ठीक है, भावार्थ मतलब समरी। ठीक है, तो देखो ये कहानी पारंपरिक कारीगरों और उनके साथ संघर्ष को दर्शाती है। बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। बदलू काका नाम का कोई था जो लाख का चूड़ियाँ बनाता था। लेखक ने बचपन में बदलू काका से रंग बिरंगी कांचें मिलती थी। तो देखो लेखक को बचपन में बदलू काका से रंग बिरंगे की इट्स लाख, ठीक है, इट्स लाख ना, लाख मिलते थे। गांव में वस्तु विनिमय की परंपरा प्रचलित थी। वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु, देखो जैसे किसी को चूड़ी लेनी है और उसके पास चावल है, ठीक है, तो वो चावल दे देता था और अपनी चूड़ी ले लेता था, उसको बोलेंगे वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके ली दी जाती थी। ठीक है, ठीक है। तो बदलू काका नीम नीम के पेड़ के नीचे काम करते थे। बदलू काका नीम के पेड़ के नीचे अपना काम करते थे। ठीक है, मशीनों के आने से लाख की जो चूड़ियाँ का चलन था वो घट गया, क्योंकि मशीनें कांच की चूड़ियाँ बनाती थी और कांच की चूड़ियाँ में बहुत सारे नुकसान भी थे, जब टूट जाती थी तो लग जाता था, लेकिन लाख की चूड़ियाँ बहुत मजबूत होती थी, तो इसलिए वो मतलब वो ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, बदलू काका की सॉरी आमदनी, ठीक है, आमदनी घट गई और जीवन कठिन हो गया, मतलब उनकी जो इनकम थी वो बढ़ गई और कठिन हो गया उनका जीवन, कैसे जिएंगे बिना पैसों के। मशीनी युग का असर असर स्पष्ट रूप से कहानी में दिखता है। ठीक है, मशीन्स की जो इस्तेमाल की वजह से जो बहुत लोग के हाथ कट गए, मतलब ऐसा हाथ नहीं कटे, बनती है, बहुत लोग के हाथ कट गए इस टाइप से कि मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि देखो मशीन आ गई तो उनके बहुत सारे जो वर्कर्स थे फैक्ट्री में उनके काम हो गए कम, बहुत सारे को निकाल दिया, तो उनका पेट कैसे भरेगा। ठीक है, वही बदलू काका की कला के प्रति लगन प्रेरणादायक है। गांव वाले उन्हें आदर से देखते थे, मतलब इज्जत से देखते थे। जमींदार की बेटी ने बदलू काका की चूड़ियाँ पहनी। जमींदार जो था जमींदार की बेटी थी, उसने बदलू काका की चूड़ियाँ पहनी। यह उनके लिए गर्व का क्षण था, वो उनके लिए गर्व की बात थी। ठीक है, गर्व का समय था। कहानी में परंपरा और आधुनिकता का टकराव है। परंपरा और जो आधुनिकता है ना, उसका टकराव फाइटिंग दिखता है, फाइटिंग मस्त प्रो प्लेयर टाइप लड़ेंगे, टकराव है। लेखक ने उनकी पीड़ा और क्या यार इतना हार्ड वर्ड, संवेदनशीलता से चित्रता किया है। कहानी कारीगरों के सम्मान का संदेश देती है, सम्मान का संदेश देती है। ओके, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। लेखक गांव क्यों जाना चाहता था। लेखक कुछ गांव, देखो ये एकदम बुक्का नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते बुक्का है, या बोल सकते हो बुक्का है, कुछ है या कुछ नहीं है, कुछ अलग फॉर्म है, तो बस लेखक मतलब बदलू काका से मिलने और बचपन की यादों के कारण, मतलब ये छोटा मोटा है। ठीक है, बदलू को काका क्यों नहीं कहा जाता। वे सब बच्चे से स्नेह करते थे और कंचे देते थे। देखो इन्हें इसलिए नहीं कहता था, मतलब बदलू काका, ये बदलू काका क्यों बोलता था, उसको बदलू मामा बोलना था। तो देखो वहाँ पर और भी बच्चे थे, उन्होंने बदलू काका कहते थे, तो इसलिए वो भी बदलू मामा कहते थे। ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड है भी, हाँ, इन द नेक्स्ट स्लाइड लर्न अबाउट वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु के बदले वस्तु लेना, जैसे अनाज के बदले चूड़ियाँ। ठीक है, मैंने जैसे बोला था चावल। मशीनी युग का असर क्या था बताओ। कारीगरों का काम कम हो गया और आय घट गई। आय मतलब पैसा उनका घट गया। ठीक है, इनकम। बदलू की व्यथा, लाख की चूड़ियाँ का चलन खत्म होना और बेरोजगार हो गया बस। लाख से क्या बनता है, कंचे बनते हैं। ठीक है, और कुछ सजावटी सामान बनते हैं, मूर्ति और आदि। लेकिन यार इसमें तो वही चीज़ नहीं थी ना जो मेन चीज़ देनी थी, चूड़ियाँ। तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर अपना पार्ट 2, ठीक है, बस की यात्रा, एंड इसे देखते हैं। एक पुरानी और जर्जर बस से यात्रा का वर्णन है ये। लोग कहते थे कि समझदार लोग इस बस में सफ़र नहीं करते। लेखक और साथी साहस के बस की यात्रा पर निकले। बस की हालत बेहद ख़राब थी। ठीक है, एकदम जिंजर थी। ठीक है, बस की हालत जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा घटिया ख़राब थी। फिर भी यात्रा रोचक और हास्यपूर्ण रही। ठीक है, बस को लोग डाकिन कहकर
कहकर डरते थे। मालकिन खुद भी उसी बस से सफ़र करता था। मालिक खुद भी उस बस से सफ़र करता है, जो बस का मालिक था वही, ठीक है। यह देखकर यात्रियों को आश्चर्य हुआ। बस की गति और हालत हास्य का कारण बनी। यात्रा में रोमांच और डर दोनों था, ठीक है। फिर लेखक ने पेड़ों को भी दुश्मन समझा। देखो, लेखक ने भी पेड़ों को दुश्मन समझा। बस में हर मोड़ पर हर मोड़ पर अनहोनी का डर था। कुछ भी गलत ना हो जाए, इसका डर रहता था। फिर भी सभी यात्री हंसी मजाक कर रहे। कहानी में सामाजिक व्यंग भी है। अच्छा चलो, बस को गांधी जी के आंदोलन से जोड़ा गया, ठीक है। पहला, लोग इस बस में सफ़र क्यों नहीं करते थे? बस बहुत पुरानी थी और असुरक्षित थी, ठीक है। बहुत ईजी छोटे छोटे आंसर मैंने लिए हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम इसे अच्छे से बाद में समझाओ, ठीक है। सब बस ही इंजन है का अर्थ क्या था, ठीक है। ये पूरी बस ही इंजन है, इसका अर्थ क्या है? बस खुद ही जैसे इंजन हो उसी से चलती थी। जब बस चालू होते ही वो झंझन झंझन लगी, तो उनको लगा था कि वो वहाँ बस में नहीं, इंजन में बैठे, इंजन के भीतर, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड, लेखक को पेड़ दुश्मन क्यों लगे? बस कभी भी पेड़ों से टकरा सकती थी, इसलिए, ठीक है। मालिक बस से सफ़र करना यात्रियों को भरोसा दिलाने के लिए। बस का प्रतीक शांति और संघर्ष और प्रतीक गांधी जी के आंदोलन जैसा, ठीक है। दीवानों की हस्ती नेक्स्ट चैप्टर, ये बहुत जल्दी हो गया ना। तो कवि अपने मस्त मौला और स्वतंत्र जीवन शैली का वर्णन करता है। कहा जाता है खुशी फैलाते हैं, वापस जाते समय लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो वापस जाते हैं ना, तब देखो, जब भी जहाँ भी जाते हैं, जैसे जो एक प्लेस में गए एंड वहाँ पे खुशी फैला दी है, तो वो लोग खुश हो गए। बट जाएंगे तब दुख तो होगा, विदाई के समय दुख होता है, ठीक है। उनका जीवन दिशाहीन पर प्रभावशाली है। ये समाज की परंपराओं से बंधे नहीं थे, मतलब एकदम फ्री थे, ठीक है। वे दुनिया से लेते भी हैं और देते भी हैं। खुशी और गम दोनों में समान भाव से स्वीकार करते हैं। जो खुशी होती है और जो गम होते हैं, उसे एक ही भाव से स्वीकार करेंगे, दुख या सुख, ठीक है। उनकी हस्ती बंधनों से मुक्त है, ठीक है। उनकी जो हस्ती है वो बंधनों से मुक्त है। वे अपने और परायों पे भेद नहीं करते। वो अपने और पराये पे भेद नहीं करता। फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन पे भेद नहीं करते, थर्ड पर्सन नहीं, उनमें भी नहीं करते, ठीक है। उनका जीवन स्वतंत्र और प्रतीक है। उनका जीवन जो है वो स्वतंत्र और प्रतीक है। वे अपने जीवन को एक यात्रा मानते हैं। जो उनकी जीवन है उन्हें वो यात्रा मानते हैं। हर जगह अपनी छाप छोड़ते हैं, मैं क्या बताऊँ इसमें यार, हर जगह भी जाता है तो छाप को छोड़ देते हैं, तो अपनी निशानी छोड़ देते हैं, ठीक है। कवि जीवन को बांधने से मुक्त करने का संदेश देता है। स्वतंत्रता और प्रेम उनका जीवन का मूल तत्व है। वे समाज में आंदोलन और प्रेरणा फैलाते हैं। बस वही बहुत छोटा सा था। देन नेक्स्ट इस कवि ने अपनी हस्ती को दीवाना क्यों कहा? जो कवि थे उन्होंने अपनी हस्ती को दीवाना क्यों कहा? तो आप लिख सकते हो, कवि ने अपने हस्ती को दीवाना कहा कि क्यों को हटा देना, ठीक है। और फिर इसको लिखना, फिर लिखना क्योंकि वे मस्त मौला और बंधन मुक्त जीवन जीते हैं, ठीक है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले का अर्थ क्या है? जहाँ भी गए, ठीक है, अपनी छाप छोड़ते गए, अपनी निशानी छोड़ते गए, ठीक है। देन आने पर उल्लास और जाने पर आंसू क्यों? ठीक है, आने पर उल्लास और जाने पे आंसू क्योंकि वे लोग में खुशी फैलाते थे, ठीक है। जग से उसका कुछ लिए चले, इसका भावार्थ मतलब समरी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में से एक्सप्लेन करना, बस हो गया। वे दुनिया से लेते भी और देते भी थे। कवि अपनों का पराया में भेद क्यों नहीं करते? इजी यार, सभी को समान मानते हैं। एंड देन भाई धन्यवाद, ये दिख रहा है, थैंक यू एंड लाइक एंड देन लाइक कर देना। उसके बाद सब्सक्राइब क्या करोगे? सब्सक्राइब कर दोगे। बाय।